दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल रिवर्सिबिलिटी की स्टेज में जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स को प्रैक्टिकली यूज कर रहे होंगे। वो राइट्स जो हमें 26 जनवरी 1950 को असाइन हुए थे और बहुत कम लोग उस समय में थे जो इससे परिचित थे, इसकी उपयोगिता से और कैपेबल थे इसको यूज करने में। दरअसल जो भी राइट्स थे वो स्वयं जो हैं उनको और देश समाज की परिस्थितियों टेक्नोलॉजी के अनुसार और उसको एप्रिसिएट करना था और उसको इंटरप्रिएट करना था और उसकी थ्योरेटिकल फाउंडिंग्स रखना था। और वास्तव में हमारी भारत की न्यायपालिका इंस्टीट्यूशन ने और लेजिस्लेशंस ने उस दायरे में नया जुरिस्प्रूडेंस रखा भी। परंतु जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैपिंग्स कंप्लीट होने वाली होती है, क्लोज हो रही होती है, या हम कहें कि एक लंबे अंतराल तक सही डायरेक्शन में बढ़ रही होती है, तो हम पाते हैं कि जो बहुत सारे लोग हैं इन इनिशियल पोजीशन में, जो कम लोग थे, बहुत सारे लोग इन राइट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, प्रैक्टिकली यूज कर रहे होते हैं। और ये यूज जो फंडामेंटल राइट्स का है जनता के द्वारा इंडिविजुअल के तौर पर, इसके दो एस्पेक्ट्स ऑटोमेटिक उभर के आते हैं। वो जो वाइडर देश समाज को प्रभावित करता है उनसे प्रभावित तो होता है सब कुछ, लेकिन इसी के साथ साथ इन राइट्स के साथ कुछ ऐसा दूसरा एस्पेक्ट, इंटरनल एस्पेक्ट है जो खुद के प्राइवेट स्पेस तक, अपनी फैमिली तक, अपने कुछ लोगों तक जो है वहाँ तक वो उसको यूटिलाइज उन एस्पेक्ट्स को करता है या उनसे संबंधित डेटा इत्यादि को वो वहीं तक सीमित रखना चाहता है। निसंदेह जो भी वो चीज़ प्राइवेट स्पेस में, प्राइवेट लाइफ में एंजॉय कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं जो उसकी इंफॉर्मेशन है, उसकी बहुत सी नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं जो देश समाज से बाहर से आती है, राइट टू नो के जरिए ही आती है, अन्यथा वो नहीं आएगी। तो फिर इंटरनली जो प्राइवेट स्पेस में डाटा ही नहीं बनेगा, प्रॉपर्टी ही नहीं बनेगी, तो हम एंजॉय क्या करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो एस्पेक्ट्स राइट्स के प्रैक्टिकल यूज से उभरते हैं। दरअसल इतना ही नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिवर्सिबिलिटी में जब ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो हैं, एक्चुअली में जो राइट्स के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, इंडिविजुअल स्वयं अब उसको, इन राइट्स को थ्योरेटिकल सेंस में इंटरप्रीट भी करने लगता है, इसको एप्रिसिएट भी करने लगता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो अगर कहीं दिखता है तो और कहीं नहीं, वो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड जजमेंट में जो 2017 का जजमेंट था, जिसमें स्वयं जस्टिस नरीमन थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो जस्ट अभी रिटायर हुए, जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब थे, जस्टिस मिश्रा थे, सब तो ये बेंच थी। ये ऐतिहासिक जजमेंट जो था, अनमानी बेंच भी लोग भी थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक जो डाटा मांगा जा रहा था स्टेट के जरिए अच्छे कार्यों के लिए, दरअसल वही स्टेट जो था शुरू में, वास्तव में वही कहीं ना कहीं उसी पे जिम्मेवारी थी राइट के प्रमोशन में, रियलाइजेशन में। ज़्यादातर लोग इसके समझें, इसको उनमें अंदर क्षमता हो, इसीलिए जस्टिस इत्यादि, वेलफेयर स्टेट इत्यादि, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और लेजिस्लेशन में राइट्स कुछ के बाकियों की कीमत पे ना हो, जैसे रिस्ट्रेंट इत्यादि की बात। तो वही जो चीज़ थी, आप जब वही स्टेट जब जनहित के कार्य के लिए आपसे डाटा मांग रहा है, चूँकि आप इतने प्रैक्टिकल वे से कॉन्शियस हो गए हैं अपने राइट के विषय में, तो आप थ्योरेटिकली उसको इंटरप्रीट भी करने लगे, एक इंस्टीट्यूशन की तरह अप्रिपिएट भी करने लगे, इंस्टीट्यूशंस या स्टेट की तरह एक इंडिविजुअल जब ये काम करने लगता है, तो कहीं ना कहीं जो संविधान शुरुआत में अपने इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, वो वास्तव में कॉन्स्टिट्यूशनल मैपिंग के एंड में वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स में रिफ्लेक्ट होने लगता है, उनके संदर्भों के कंटेक्स्ट में। हाँ, पूरी तरफ से ज़रूर नहीं, एक उसके डोमेन में, जिस फील्ड की वर्किंग में है, जिस तरह वो राइट्स को अपने सर्कमस्टेंसेस के अनुसार यूज कर रहा है, जिस लेवल तक कर रहा है, जिस
माइक्रो एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, उस हिसाब से एक मिनी संविधान भी उसके अंदर, इंडिविजुअल के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगता है। और इसी रिफ्लेक्शन की वजह से एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल रिवर्सिबिलिटी की स्टेज में इंडिविजुअल जो भी उनको फंडामेंटल राइट असाइंड है, जिसको वास्तव में यूज कर रहे हैं, वो उसको अप्रिसिएट, इंटरप्रीट भी करने लगते हैं। और राज्य ने जब ये डाटा, पर्सनल डाटा आधार से संबंधित जनहित के लिए मांगा, तो जी हाँ, सेम जस्टिस पुट्टास्वामी एंड अदर साहब ने इसको चैलेंज कर दिया कि ये डाटा जो है वो हमारे प्राइवेसी को अफेक्ट कर रहे हैं, राइट्स को नई तरह से फिर से इसको कई साथ है इंडिविजुअल लोगों ने उसको, वेल थॉट इंडिविजुअल्स ने उसको कहीं तरह से अप्रिसिएट किया, रेसिप्रोकेट किया, चैलेंज किया। तो इसी तरह से जब राइट टू प्राइवेसी में, राइट टू प्राइवेसी का वास्तव में अधिकार मिला भी, इसको एक्सेप्टेंस मिले भी, तो वास्तव में ये एक तरह से जुडिशियल रेसिप्रोकेशन था। जी हाँ, एक राज्य जो जुडिशियल में एक राज्य का जो एक पार्ट आप समझ सकते हैं, उसने रेसिप्रोकेट किया इंडिविजुअल को बराबरी से, ये रेसिप्रोकेशन भी आप समझ सकते हैं। तो वहीं जो भी आपका प्राइवेट स्पेस है, जो भी आप चीज़ें एंजॉय कर रहे हैं, प्राइवेट डाटा जनरेट कर रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं, अपने लोगों से पर्सनल कैपेसिटी में शेयर कर रहे हैं, पर्सनल स्पेस में रह रहे हैं, तभी और वास्तव में तभी आप सोच सकते हैं ये सब ना। तो ये सब जो भी राइट टू प्राइवेसी सी है चीज़ें हैं, ये एक्चुअली में भले ही आप प्राइवेटली स्पेस में जनरेट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, लेकिन राइट टू नो के बिना अधूरा है। क्योंकि राइट टू नो ही आपको एक संदर्भ देता है, आपको देश समाज की नॉलेज देता है, एक कंटेक्स्ट देता है, और जिस संदर्भ में ही आप अपनी प्राइवेट जो फीलिंग्स हैं, डिसीजंस हैं, अभिव्यक्ति है, प्राइवेट स्पेस में आप एक्सप्रेस करते हैं। इसलिए राइट टू नो इम्पॉर्टेंट है। और राइट टू नो इसलिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जो स्पीच है अहम पार्ट इसका बन जाता है, और कहीं ना कहीं राइट टू प्राइवेसी से भी वो जुड़ा हुआ है। राइट टू नो के जरिए आप ये भी जान सकते हैं कि वास्तव में जो राइट टू प्राइवेसी हमको मिली हुई है, क्या वास्तव में वो वायलेट तो नहीं हो रही है। तो आप पूछने भी लगते हैं, आप राज्य से पूछने लगते हैं। तो वहीं जो राइट्स, जिन राइट्सों के सहारे आप डेली जीवन में अपनी हर चीज़ें एंजॉय कर रहे थे, वर्शिप से, एनवायरनमेंट से, या कहिए हर चीज़ से, पब्लिक फैसिलिटीज़, ये इत्यादि सब कुछ जो भी चीज़ें आप एंजॉय कर रहे थे, तो इनके बावजूद भी आप जो हैं अपने समझ बढ़ाने के लिए, और एग्जैक्टली कोई लेजिस्लेशन आप पे एग्जैक्टली क्या प्रभाव कर सकता है, तो आप, और वास्तव में ऐसे लेजिस्लेशन क्यों बनते हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्यों वर्क करता है, ये सब क्वेरीज भी आने लगी। आप तरह से आपने कहीं ना कहीं इंडिविजुअली जो आपको राइट मिला था, फंडामेंटल राइट, फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन का, उसको आप इंटरप्रीट करने लगे, उसको आप अप्रिसिएट इंडिविजुअल के तौर पर करने लगे। और ये वास्तव में ये रिफ्लेक्ट भी हुआ स्वयं स्टेट के द्वारा, जब 2005-06 में राइट टू इंफॉर्मेशन का स्वयं गवर्नमेंट के जारे आया, और ये रिफ्लेक्शन हुआ लेजिस्लेशन में उसमें कि जो भी गवर्नमेंट से रिलेटेड सूचनाएं वो स्वतः भी बहुत सारा दी जाएंगी, आपको मांगनी ना पड़े। लेकिन रेसिप्रोसिटी भी छलकती है आपके सिटीजन के प्रति कि आप अगर लेटर लिख के मांगेंगे भी तो वो देंगे। अब ये तो एक से एक इंफॉर्मेशन मांगे जाने लगी है कि स्टेट स्वयं अलग अलग तरीके से अपने को एक प्राइवेट इंडिविजुअल की तरह उसको कहीं ना कहीं नए नए तरीके से उसको थोड़ा सा डीलिंग या इत्यादि बाईपास करने की भी कोशिश करता है। ऑफ कोर्स जो भी राइट टू इंफॉर्मेशन जो भी है ये भी पूरी तरह से एब्सोल्यूट राइट नहीं है। देश की सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस, एक्सटर्नल रिलेशंस इत्यादि इसके दायरे में कहीं ना कहीं आते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रिवर्सिबिलिटी के स्टेज में इंडिविजुअल्स जो भी अपने फंडामेंटल राइट्स हैं उसको स्वयं एक इंस्टीट्यूशन के तरह अप्रिसिएट और इंटरप्रेट करने लगते हैं और अल्टीमेटली
आपको एक इंडिविजुअल को जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्वयं उसको रेसिप्रोकेट या रिफ्लेक्ट भी करने लगते हैं। जरा सर, राइट टू नो और राइट टू प्राइवेसी, ये दो इम्पोर्टेंट राइट्स हैं इस इंटरप्रिटेशंस के इंडिविजुअल के द्वारा, और एक्चुअली में इनका बैलेंस भी कहीं ना कहीं हम एक तरह से राइट टू वोट में देखते हैं। राइट टू वोट है क्या? एक्चुअली में राइट टू वोट और कुछ नहीं कि वास्तव में हमारी द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट, हमारे लिए जो चुनी गई गवर्नमेंट, हमारे द्वारा जो चलाई जाने वाली गवर्नमेंट है, उसके प्रति हम क्या व्यू रखते हैं। वो व्यू से हम वॉलंटरी है कि हम उससे परिचित कराएं। वो व्यू हम क्या रख रहे हैं, ये हमारा प्राइवेट मैटर है। राइट टू प्राइवेसी है वो वोट, और वो एक्चुअली में इलेक्शन प्रोसेस के समय हमारी आइडेंटिटी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा ये जो राइट टू वोट है, इसकी प्राइवेसी। हम वोट देते समय CCTV कैमरे में दिखे कोई दिक्कत नहीं, हम आते जाते दिखे कोई दिक्कत नहीं, हम वोटर लिस्ट में हमारा नाम पता दिखे कोई दिक्कत नहीं। बस जो चीज़ नहीं दिखनी चाहिए वो चीज़ है हमारा हमने एग्जैक्टली किसको वोट दिया। और इलेक्शन कमीशन अक्सर इसको काफ़ी अहमियत भी देता है। एक्चुअली में राइट टू वोट का ये प्राइवेसी एंगल सबसे इम्पॉर्टेंट है और आइडेंटिटी से भी ऊपर हो चला जाता है। वहीं राइट टू वोट के प्राइवेसी के एंगल से ये भी है कि हम इससे आपको अवगत भी कराना चाहते हैं बाहर की दुनिया को, और दूसरे भी प्राइवेटली क्या सोच रहे हैं हम उसका एक रिफ्लेक्शन भी जानना चाहते हैं। तो एक्चुअली में ये रिफ्लेक्शन राइट टू वोट का जो हमारा प्राइवेट डाटा है, इसको हम थोड़ा सा दूसरों के लिए भी कैलिब्रेटेड वे में, जुडिशियस वे में खोलना भी चाहते हैं, और दूसरे क्या सोच रहे हैं इंटरनली हम उसका एक रिफ्लेक्शन भी चाहते हैं। और यही वास्तव में जब राइट टू वोट हम यूज करते हैं इलेक्शन के दौरान, तो वो जब वोट वास्तव में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, उसकी पहली शर्त ये है कि वो वोट में तब्दील हो रहा है कि नहीं, ये एश्योर करना है। और उसके बाद वो रिफ्लेक्शन में हिस्सेदारी कर रहा है कि नहीं, और दूसरों के रिफ्लेक्शंस के साथ वो एक हमको सही रिफ्लेक्शन दे रहा है कि नहीं। दैट इज काउंटिंग के समय फिर से वो वोट उसी फॉर्म में रीजनरेट हो और एक एक जब गिना जाए, वो बात अलग है कि वो पर्टिकुलर वोट किसका है, लेकिन ये बात तो पता हो जाए कि हाँ वो वोट जिसका भी है उनमें से एक वोट मेरा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू नो एक्चुअली में हैंड इन हैंड जाते हैं, और एक तरह से राइट टू नो के दायरे में कुछ राइट टू प्राइवेसी भी आ जाती है। और स्वयं राइट टू प्राइवेसी जो हमारा प्राइवेट डाटा है उसका एक एस्पेक्ट हम देश समाज के बेनिफिट के लिए, स्वयं अपने बेनिफिट के लिए हम वास्तव में रिफ्लेक्ट भी करते हैं। तो दोस्तों ये आप समझ सकते हैं, ये दोनों राइट्स कहीं ना कहीं जुडिशियस माइंड हमारे अंदर डेवलप करता है, और इंस्टीट्यूशंस इन राइट्स को पहचाने लेजिस्लेशन के थ्रू या जुडिशरी के थ्रू, और वो रिफ्लेक्ट किए, रेसिप्रोकेट किए। तो एक्चुअली में ये दोनों राइट्स जो हमारे, जो हमने जिस हाथी का जिक्र किया था, जी हाँ, हमारा संविधान एक बड़ा हाथी जो वास्तव में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने 4 जुडिशियल लिंक्स के उसमें चलता है कि आप इधर उधर ना भटकने पाएँ। चारों लिंक्स जो हैं बढ़ाते तो रहते हैं, लेकिन किसी को एकदम वाइल्ड होने नहीं दे देते। लेकिन ये दोनों राइट्स वास्तव में जो हमारा हाथी है ना, वो एक्चुअली जो हाथी वो इंडिविजुअल्स जुडिशियस वे में अपने राइट्स को इंटरप्रीट कर रहा होता है, एंजॉय वो एक्चुअली में थ्योरेटिकल फाउंडेशंस इंडिविजुअल दे रहा होता है, जो भी उसको राइट मिले हुए हैं, राइट टू नो, राइट टू प्राइवेसी थिंक कर रहा होता है। आप कह सकते हैं ये दोनों राइट्स हमारे संविधान के ब्रेन हैं। जी हाँ, हाथी का दिमाग। राज्य की
आँखें हैं राज्य, और उन राज्य जो है हमारे सिटीजन्स की आँखें हैं, और उन आँखों में अगर छलक के देखेंगे तो कोई और नहीं क्या दिखना चाहिए, सिटीजन। तो जो भी आप देख सकते हैं, जो सर्विलेंस इत्यादि है, जो भी चीज़ें का इश्यूज, स्टेट सर्विलेंस इत्यादि के इश्यूज उठते हैं, वो असली में किस लिए उठते हैं? जी हाँ, वो हमारे सिटीजन्स को कोई बाहरी तो कोई एक्स्ट्रा आदमी तो प्राइवेसी को अफेक्ट तो नहीं कर रहा, इसलिए उठने चाहिए सर्विलेंस के क्वेश्चन। सर्विलेंस होने चाहिए रैंडम वे में, किसी को टारगेट के नहीं, जब तक कोई क्राइम इत्यादि या कोई नेशनल सिक्योरिटी और प्रिसाइज वे में पिन पॉइंटेड चीज़ ना हो जाए। तो यहाँ से राज्य उन आँखों का काम करता है। एट द सेम टाइम सर्विलेंस करते करते हमेशा ये देखना चाहिए कि किसके लिए है। उन आँखों में सिटीजन, उसकी प्राइवेसी हमेशा छलकनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी हमेशा मेंटेन रहनी चाहिए, हर कीमत पर मेंटेन रहनी चाहिए। और बाहरी जो ताकतें हैं, बाहरी सॉफ्टवेयर, बाहरी कंपनी इत्यादि, कहीं उसके डाटा इत्यादि से खेल और करके फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको अनावश्यक प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, आपको राजमुख दर्शक नहीं बना रहे सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी आप देख सकते हैं, ये कंसर्न्स भी देख सकते हैं। तो वहीं आप जब राज्य जो है स्वयं जो है आप जब एक्सप्रेस करते हैं, आप जो चीज़ों को एक्सप्रेशन के तहत एक सीमा से जब आप आगे चल जाते हैं, अपने राइट्स की बात करते हुए, तो आप दूसरे के राइट्स भी वायलेट कर रहे होते हैं, और दूसरे की भी तो जिम्मेदारी किस पे होती है। अभी आप अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह अगर अपने राइट्स को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, अभी हालिया ही के जो एक कॉमेडियन से रिलेटेड था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो एक्चुअली में जब ब्लैटेंट ऑब्सनिटी या आप कह सकते हैं सारी सीमाएं पार, जो भी कोई शब्द अगर टेक्निकली गलत हो माफ़ करिएगा, तो यहाँ पर आप अगर कोई ऊपर नीचे इत्यादि कोई संभावना जहाँ ब्लैटेंटली चीज़ें दिख रही होती हैं, तो अल्टीमेटली जो हैं वो तो चलिए पहुँच वाले लोग हैं, रिसोर्सफुल लोग हैं, तो आप चीज़ें कुछ सिक्योर हो सकते हैं करने के बाद, लेकिन अल्टीमेटली खामियाजा या जिम्मेदारी किस पे आएगी? वो राज्य पे आएगी, और आप कहेंगे राज्य की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ। तो इसी संदर्भ में आपको देखना चाहिए कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल रिवर्सिबिलिटी की स्टेज में आप स्वयं जब एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर इंटरप्रेट करने लगेंगे उनकी सीमाओं को, उसकी रीजनेबलनेस को, ऑफ कोर्स, लेकिन इस संदर्भ में इंस्टीट्यूशंस और कॉन्स्टिट्यूशनल रिवर्सिबिलिटी में इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल में ज़्यादा फर्क नहीं रह जाएगा। बहुत छोटी सी स्टोरी, अभी हालिया बहस जब मैं जी हाँ ला चक्रा के माध्यम से वीडियो देख रहा था, जब जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस कोटेश्वर सिंह साहब के सामने, जी हाँ हमारे जो एमिनेंट लॉयर साहब हैं, सॉलिसिटर जनरल साहब हैं, जब उन्होंने कहा कि ये मामला ऐसा है कि एक गाइडलाइंस आनी चाहिए, तो वहीं क्योंकि राइट्स जो हैं उसमें कुछ रेस्ट्रिक्ट, तो वहीं जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे थे सॉलिसिटर जनरल, तो जस्टिस कोटेश्वर सिंह ने कहा कि हमारे राइट्स हैं, सब कुछ है, हमारे पास राइट्स हैं और काफ़ी मात्रा में एंजॉय भी करते हैं, लेकिन ये मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। तो गाइडलाइन की बात उठी ही रही थी, तो उसी समय जस्टिस सूर्यकांत साहब ने तुरंत क्या बोलते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर एक सिटीजन का दर्द छुपा, मतलब सिटीजन की फीलिंग आ गई हो कि ठीक है आप लेजिस्लेशन, आप ये पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है, लेकिन फिर जब फोर्स हुआ तो ठीक तो वहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत साहब ने कहा ठीक है ये बिल पब्लिक जो भी गाइडलाइंस हो या जो भी चीज़ें हो, लेजिस्लेशन हो या जो भी हो, ये पब्लिक स्क्रूटनी भी होनी चाहिए इन गाइडलाइंस इत्यादि का, कि अनावश्यक जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो इंडिविजुअल का है, और इन पे इस बहाने कोई वो सिटीजन पे कोई अनावश्यक रोक ना लग जाए या प्रभावित ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि वो इंडिविजुअल के प्रति स्वयं स्टेट का एक तरह से उसके प्रति सहानुभूति कैसे उमड़ पड़ती है जब पब्लिक स्क्रूटनी और इत्यादि की बात आने लगती है गाइडलाइंस के संदर्भ पे। तो आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टिविटी, रेसिप्रोसिटी,
कॉन्स्टिट्यूशनल रिवर्सिबिलिटी के स्टेज में आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअल और सब इंस्टीट्यूशंस जो हैं कैसे कैसे एक ही लाइन में दिखते हैं, एक ही दूसरे को महत्व देते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, एक दूसरे के कंसर्न शो करने लगते हैं। एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशनल रिवर्सिबिलिटी कभी पूरी होगी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैपिंग क्योंकि कभी पूरी होगी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैपिंग कंप्लीट हो या अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशनल मैपिंग सही डायरेक्शन में जा रहा हो तो इस तरह की चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी, रेसिप्रोकेट होंगी। कई बार समय से बहुत पहले 2005 में ही राइट टू नो के विषय में आप देख ही सकते हैं, और दूसरे जो लेजिस्लेशन है फूड सिक्योरिटी इत्यादि से लेकर वो तो हैं, वो भी कुछ ना कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसी तरह राइट टू एजुकेशन बच्चों के लिए ये जो पार्ट बना राइट टू लाइफ का इत्यादि का आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो अभी हालिया केस अभी हमने राइट टू प्राइवेसी का देखा ही, तो ये चीज़ें समझ में आती हैं। और अभी जो ट्रांसजेंडर्स के केस में जब एक राइट टू प्राइवेसी इतना ही नहीं है कि कोई आपकी प्राइवेसी हनन नहीं कर रहा है, ये जानने का अधिकार है, पर इतना भी है कि एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए आप पे कोई क्वेश्चन ना करे। इस जजमेंट पे जहाँ बात रुकी तो वहीं पार्लियामेंट पे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब की जो बेंच है उन्होंने छोड़ दिया कि राइट टू प्राइवेसी को वास्तव में एक डिग्निफाइड लाइफ पूरी तरह से या एक्सेप्टेंस भी हो, मैरिज के क्वेश्चन पर पार्लियामेंट पे छोड़ दिया किसी और नेक्स्ट डे के लिए। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और स्वयं हमारे मोबाइल हमारे पर्सनल लाइफ का हिस्सा या रोबोट हमारी तरह सोचने वाले हम ना रहें, लेकिन हमारी मेमोरी हमारी बातें हमारा रोबोट रिफ्लेक्ट कर सकता है हमारी नई जनरेशन से, और कोई उसे गाइड ना कर सके तो मेरा पर्सनल रोबोट उसको गाइड कर सकता है, या उससे मेरा इमोशनल टच या ये फीलिंग्स इत्यादि आप सोच सकते हैं कि कल्पनाएं जो हैं राइट टू प्राइवेसी और राइट टू नो, ये इनका जुडिशियस यूज, ये ब्रेन कहाँ तक जाया जा सकता है और कहाँ तक भविष्य में ये रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेजिस्लेशन में रेसिप्रोकेट हो जा सकता है हमारे इंस्टीट्यूशन द्वारा, माननीय जुडिशरी के द्वारा ये चीज़ें आ सकती है। एक्चुअली मैं एंड में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि राइट को जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिवर्सिबिलिटी की स्टेज में इंस्टीट्यूशन जो राइट्स को यूज कर रहा है प्रैक्टिकल वे में और एंजॉय कर रहा होता है, तो वो राइट्स को एप्रिसिएट इंटरप्रेट इत्यादि जब करने लगता है उन राइट्स को थ्योरेटिकल सेंस में जो उसको पहले कभी मिले थे, जिससे वो कभी परिचित नहीं था, जिसके लिए उसके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन आज जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैपिंग जब काफ़ी हद तक या दिख रही है कॉन्स्टिट्यूशनल मैपिंग, तो आज जब ये कैपेबिलिटी आई है, और कैपेबिलिटी कहाँ से आई है? स्वयं राइट्स के रियलाइजेशन से, प्रैक्टिकल वे में एंजॉयमेंट से। तो जब वो इंडिविजुअल के तौर पे इंटरप्रिएट करने लग रहा है, तो जब ये थ्योरेटिकल फाउंडेशंस बनाने लगता है वो इंडिविजुअल के तौर पर, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे के राइट्स या उस इंटरप्रेट करते करते ये भी इंटरप्रेट करने लगता है कि ये राइट्स तो सभी के हैं ना, ये राइट्स सभी हमारे राइट्स हैं इंडिविजुअल के। ठीक है, हम इंडिविजुअल तौर पर अपनी ज़रूरत के अनुसार वो करते हैं, लेकिन ये राइट्स किसके हैं? हम सभी के, हमारे, और एक दूसरे के कीमत भी नहीं हो सकते हैं। और जो हम प्रैक्टिकली हम जो यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली में दूसरा भी उसी तरह यूज करे, हमारे अंदर ये भावना भी आएगी। एक्चुअली में जब ये भावना, ये जस्ट भावना आएगी तो ये एंड पोजीशन आएगी। ये एंड पोजीशन जो स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत चलता है, और इंडिविजुअल के तौर पे जब हम ऐसा सोचने लगेंगे तो हमारे मीन्स ही हमारे एंड हो जाएंगे। हम अपना घर तो एंजॉय कर रहे होंगे, अपना प्राइवेट स्पेस कर रहे होंगे, उस प्राइवेट स्पेस को बचाने के लिए अभी हालिया जो गाइडलाइंस राइट टू शेल्टर के अंतर्गत या अप्रिशिएट करते हुए, जी हाँ, जस्टिस PR गवई और जस्टिस के विश्वनाथन साहब की भी आप देख सकते हैं, उसको राइट टू प्राइवेसी के लिंकेजेस के तौर पे भी आप देख सकते हैं। जब स्पेस ही नहीं रहेगा तो फिर आप जो ये फिजिकल स्पेस नहीं रहेगा तो मेंटल स्पेस इत्यादि और एंजॉयमेंट कहाँ आपका होगा। खैर चलिए, जो भी है, तो कहने का मतलब ये है
कि जब आप अपने घर, अपने स्पेस, अपनी फैमिली, अपने पर्सनल लोगों को एक दायरे में एंजॉय कर रहे होंगे, उनका ख्याल कर रहे होंगे, अपने घर को अगर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, तो थ्योरेटिकली अप्रिसिएट करते समय राइट्स को, फाउंडेशंस रखते हुए इंटरप्रेट करते समय आपके अंदर निसंदेह से भावना आएगी कि दूसरा भी अपने घर को बचाए, उसका भी हक है अपने घर को, प्राइवेसी को इत्यादि को बचाने का, और मैं उसको डिस्टर्ब ना करूं या कोई ऐसा इंटरफेरेंस इत्यादि अनावश्यक इंस्टीट्यूशंस के जरिए ना हो, तो दूसरों का घर भी आपके दायरे में आएगा, उनके विषय में भी आप सोचेंगे अपने राइट्स को एंजॉय करते करते, और हम सभी का घर जो देश है उसके विषय में आप सोचने लगेंगे। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशनल रिवर्सिबिलिटी की स्टेज पे जब सिचुएशन मैपिंग पूरी हो रही होगी, तो कहीं ना कहीं जो हमारे राइट्स हैं एक इंडिविजुअल के तौर पे, एक्चुअली में वो हमारे जो मीन्स हैं वो एक्चुअली में हमारे एंड की तरह प्रतीत होंगे। और ये बैलेंस एक्चुअली में जब हम पाने की कोशिश इंस्टीट्यूशंस शुरू में करते हैं, बीच में हम सिटीजनरी, सिविल सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन मिल के करते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिवर्सिबिलिटी की स्टेज में इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस एज ए सिटीजन के तौर पर मीन्स ही एक्चुअली में एंड है, हमारे मीन्स ही हमारे एंड है, ये रियलाइज वो करने लगते हैं। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कल सत्य हिंदी पर बहुत ही इंटेलेक्चुअल डिबेट मैंने देखी, डॉक्टर मुकेश कुमार की पुण्य प्रसू उनका तो मैं सुनता ही रहता हूँ सर को, प्रोफेसर राम पुनियानी साहब की जो डिबेट वो सुनी। तो वहीं नेक्स्ट एपिसोड में आशुतोष की बात पर, जी हाँ, जो हमारे अग्रवाल साहब को, जो हमारे पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उनसे संदर्भ में आज की जो मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि टेक्नोलॉजी, इसी यूएस के कंटेक्स्ट, नई टेक्नोलॉजीज़ के कंटेक्स्ट में भी सुन के बहुत अच्छा लगा। तो वहीं बहुत दिन हो गया, मैं ज़रूर फिर से सुनूंगा। ठीक है, अभिसार शर्मा साहब को भी सुनते रहिए, और इसी तरह से चलिए फिर बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।